आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भूल का पार्ट 2। इम्तियाज का टूटता सब्र। इंस्पेक्टर जावेद अब इस केस को आम गुमशुदगी नहीं मान रहा था। हिबा का सीधा साधा चेहरा, घर से कोई कीमती सामान न ले जाना, कोई इश्क मोहब्बत की बात न होना, ये मामला अब जुर्म से भागने का लग रहा था। 3 दिन की छानबीन के बाद पुलिस को एक पुराना फ्रेंड मिला, अकील शेख। हिबा का क्लासमेट रह चुका था। उसे थाने बुलाया गया। इंस्पेक्टर, क्या आप हिबा को जानते हैं? अकील, जी हम कॉलेज में साथ थे, मगर बहुत शरीफ लड़की थी, खामोश लड़की थी। इंस्पेक्टर, कभी हाल में उसका कोई मैसेज कॉल आया? अकील थोड़ा झिझका, फिर बोला, जी 2 महीने पहले उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। कहा कि अगर कभी मैं मुसीबत में हुई तो क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? और क्या आपने की? नहीं, सिर्फ इतना कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो बताना, बस। फिर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब पुलिस के पास एक सिरा था। उन्होंने अकील के नंबर की कॉल डिटेल्स ट्रैक की। घर लौटकर इम्तियाज माँ के सामने बैठा। आज उसकी आंखें सवालों से भरी थी। सच सच बताइए, आपने उस रात क्या कहा था हिबा से? फरहत बेगम चौंकते हुए, मैंने क्या कहा? थोड़ी डांट लगाई थी, वो भी उसकी भलाई के लिए। भलाई? इम्तियाज ने आवाज ऊंची की। उस पर इल्जाम लगाया, उसे तलाक की धमकी तक दे दी, और आज वो कहीं चली गई। कभी आपने सोचा उस पर क्या बीती होगी? फरहत झल्लाकर, अरे बहुएं तो सहती हैं, तू अब उसी के पक्ष में बोलेगा? नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। इम्तियाज की आंखें नम थीं। 5वें दिन पुलिस को एक सुराग मिला। एक एनजीओ के शेल्टर होम में एक नई लड़की आई थी, बिना किसी पहचान के, जिसका हुलिया हिबा से मिलता जुलता था। इंस्पेक्टर जावेद और एक महिला कांस्टेबल वहां पहुंचे। वहां एक महिला अधिकारी उन्हें एक कमरे में लेकर गई। दरवाजा धीरे से खोला गया और सामने बैठी थी हिबा। चेहरा पहले से ज्यादा पीला, आंखों में हल्की सी डर की परछाई, लेकिन होठों पर मजबूरी का एहसास। इंस्पेक्टर, हिबा बेटिया, हम आपकी तलाश में थे। हिबा ने नजरें नीचे कर लीं। महिला कांस्टेबल, आप क्यों आई यहाँ? घर से बिना बताए निकलना गलत तो है, लेकिन आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? हिबा की आंख भर आई। अगर मैं बताकर निकलती तो निकल नहीं पाती। मैं खुद को गवा चुकी थी, मेरा वजूद खो गया था, और मेरी सास ने, उसने शब्द अधूरे छोड़ दिए। आप वापस जाना चाहेंगी? हिबा धीरे से, नहीं, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ सांस लेना चाहती हूँ, बिना तानों, बिना डर के। शेल्टर होम ने हिबा के परिवार को इत्तला कर दी। शबीर साहब, आप और अम्मी उसी शाम पहुंचे जब हिबा माँ के सामने आई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कोई शब्द नहीं कहा, फिर आंसू बहे। माँ ने हिबा को गले से लगाया। मेरी बच्ची, तुझे इतनी तकलीफ थी और तू चुप रही। मैंने चुप्पी को अपना हथियार समझा था, मगर वो मेरा गुनाह बन गया अम्मी। शबीर साहब बोले, तू घर चल, हम तेरे साथ हैं। हिबा धीरे से, अब्बू, मैं जब तक खुद को मजबूत न बना लूं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, न मायके न ससुराल। बस कुछ वक्त चाहिए। 2 दिन बाद इम्तियाज अकेले शेल्टर होम गया। अंदर आने की इजाजत सिर्फ मिलने तक थी। जब हिबा सामने आई, दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। इम्तियाज, तुम सही थी और मैं गलत। मैं मर्द था, लेकिन मर्द बनकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। माँ के सामने तुम्हारी आवाज बनना था, लेकिन मैं खुद बेजुबान बना रहा। हिबा, कभी कभी खामोशी बहुत ऊंची चीखती है, पर तुमने नहीं सुनी। इम्तियाज ने पूछा, क्या अब कुछ ठीक हो सकता है? हिबा ने कहा, शायद, लेकिन अभी नहीं। मैं खुद को फिर से बनाना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरा वजूद किसी घर में घुटेगा नहीं, तब मैं लौटूंगी। शायद तुम्हारे पास, या शायद खुद के पास। 6 महीने बीत चुके थे।
हिबा अब एक एनजीओ के साथ जुड़ चुकी थी, निस्वा हक फाउंडेशन, जहां वो उन औरतों के साथ काम करती थी जो घरेलू जुल्म, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक तिरस्कार का शिकार थीं। अब वो सिर्फ हिबा नहीं थी, वो उन आवाज़ों की गूंज बन चुकी थी जो कभी खुद खामोश थीं। वो साधारण कपड़े पहनती, सिर पर दुपट्टा रखती, लेकिन अपनी आंखों में अब डर नहीं, जुनून था। कभी थरथराने वाले होठ अब समाज से सवाल पूछते थे, कब तक औरतें सिर्फ सहेंगी? उधर इम्तियाज की माँ फरहत बेगम का रुतबा अब समाज में गिर चुका था। आस पड़ोस रिश्तेदार सबने कानाफूसी शुरू कर दी थी कि बहू घर छोड़ कर गई। कुछ तो किया होगा सास ने। दावतों में बुलावा आना बंद हो गया। मोहल्ले की औरतें पीठ पीछे कहती, बहू पर इल्जाम लगाकर अब खुद तन्हा बैठी है। फरहत बेगम के चेहरे की कठोरता अब अफसोस में बदल गई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इम्तियाज ने खुद को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब अपनी माँ के हर तंज को सुनता, पर जवाब नहीं देता। हर शुक्रवार को हिबा के एनजीओ के बाहर जाकर चुपचाप खड़ा रहता, लेकिन कभी अंदर नहीं गया, बस देखता। वो लड़कियों को पढ़ा रही है, किसी की आंख पोंछ रही है, किसी माँ को कानूनी मदद समझा रही है। वो अब पहले वाली हिबा नहीं रही थी, वो और भी खूबसूरत हो गई थी अपने हौसलों की उड़ान में। एक सुबह इम्तियाज को डाक से एक खत मिला, हिबा की लिखावट में। इम्तियाज, मैं जानती हूँ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। शायद तुम्हारी चुप्पी अब पछतावे की आवाज बन चुकी है, मगर तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम अब एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो जो सिर्फ पर्दे में ना रहे, बल्कि मंच पर बोले? क्या तुम मुझे अब सिर्फ बीवी नहीं, एक मुकम्मल इंसान की तरह कबूल कर सकते हो? क्या तुम्हारे घर के दरवाजे अब सिर्फ बहू के लिए नहीं, एक जिंदा दिल आवाज के लिए भी खुलेंगे? अगर हाँ, तो मुझे जुम्मे की शाम 6 बजे उसी एनजीओ में आना, जहाँ अब मेरा मकसद मेरा वजूद है। हिबा। जुम्मे की शाम आई। घड़ी की सुई जैसे इम्तियाज के दिल पर चल रही थी। वो एनजीओ पहुंचा, नीले कुर्ते में, आंखों में सच का उजाला लिए। हिबा वहां पहले से मौजूद थी, किताबों और फाइलों में उलझी, लेकिन जैसे उसका दिल आज किसी जवाब की तलाश में था। वो उठी और दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। इम्तियाज, मैं जवाब लाया हूँ, लेकिन अल्फाज नहीं हैं। हिबा, तो क्या फैसला है? इम्तियाज गंभीर होकर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वो हर आवाज बनूंगा जिसे दुनिया बगावत समझती है। मैं अब तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी नहीं, एक खुद मुख्तार औरत मानता हूँ। हिबा की आंखें नम हो गईं। उसने सर झुकाया। मैं सोचूंगी। जल्दी में अब कोई फैसला नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या होती है, बिना खुद के वजूद के जीना। कई रातें फरहत बेगम ने रोते हुए गुजारी थीं। अब वो पहले जैसी तेज और तल्ख जुबान वाली औरत नहीं रही थी। उस दिन जब उन्होंने अकेले बैठकर अपनी पुरानी बातों को याद किया, तो हर ताना, हर इल्जाम, हर जहर भरी बात उनके सीने में कांटों की तरह चुभ रही थी। मैंने अपनी बहू को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमत को ठुकराया था। आंसू छलक आए उनकी आंखों से। हिबा ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को कागज पर उतारना शुरू कर दिया, एक एक लफ्ज जैसे उसकी रूह से निकला हो। मैं चुप रही तो सबने मुझे कमजोर समझा, जब मैंने आवाज उठाई तो सबने मुझे बागी कहा, मगर अब मैं सिर्फ बहू नहीं, एक औरत हूँ जिसे खुद से मोहब्बत है। उसकी किताब छपकर तैयार थी, भूल। लॉन्च पर आने के लिए कई लोग आमंत्रित थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फरहत बेगम और इम्तियाज भी वहां मौजूद थे। स्टेज पर जब हिबा ने अपनी किताब पेश की, सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। फरहत बेगम की आंखें भीग गईं और फिर उन्होंने खुद माइक पकड़ा। मैं हिबा की सास हूँ। मैंने इसे बहुत रुलाया, मगर आज मैं इसकी हिम्मत को सलाम करने आई हूँ। मैंने एक बहू को दबाना चाहा, लेकिन वो मेरी आंखें खोल गई। अगर ये मेरी बहू फिर से बनना चाहे
تو یہ اس کا احسان ہوگا۔ سناٹا چھا گیا، پھر تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے ہال بھر اٹھا۔ وہ شام ڈھل رہی تھی، لوگ ایک ایک کر چلے گئے۔ ہبا اسٹیج کے کنارے بیٹھی تھی، تھکی ہوئی لیکن پرسکون۔ امتیاز پاس آیا۔ ہبا، کیا اب میں تمہارے ساتھ اس راستے پر چل سکتا ہوں جہاں تم سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر چلتی ہو؟ ہبا نے کچھ پل آنکھیں بند کیں، پھر کہا، امتیاز، میں نے اب چلنا سیکھ لیا ہے۔ اگر تم ساتھ چلنا چاہو تو میں انکار نہیں کروں گی۔ امتیاز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اب میں تمہارا سایہ نہیں بنوں گا، بلکہ تمہاری روشنی میں خود کو پہچانوں گا۔ بھول کا مطلب اب بدل گیا تھا۔ اب یہ اس ڈر کا نام نہیں تھا جس سے ہبا بھاگی تھی، اب یہ اس کی کتاب تھی، اس کا حق، اس کا علم، اس کی کہانی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں گرا دیتی ہے، لیکن وہی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ گرنا بھول تھی لیکن اٹھنا فیصلہ ہے، اور ہبا نے اٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس کی کہانی بھول نہیں، مثال بن گئی۔